हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बेटर होंगे। अभी लॉकडाउन चल रहा है, प्लीज़ घर पर रहें और घर पर ही अध्ययन करें। एक एक चीज़ों को बारीकी से पढ़ें और आपके लिए मैं हमेशा वीडियोस प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो आज आपके लिए एक बहुत ही वेस्ट कॉन्सेप्ट लाया हूँ, एकदम धांसू। कहने का मतलब है सर, आज मोशन यानी मोशन के बारे में आपको पढ़ना है। आज फर्स्ट वीडियोस में आपको मोशन का सम बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। देन आफ्टर आप इस वीडियोस के बाद आपको एडवांस देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि आज जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आज जो पढ़ेंगे वो आपको मोशन का बेसिक यानी क्लास 9th का बेसिक मैं बताऊंगा। ये बेसिक है मोशन का, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये मोशन का, राइट। आफ्टर दैट आपको 11th क्लास का जो मोशन पढ़नी है वो एडवांस में आता है। इसे 3D मोशन कह सकते हैं। इसमें आपको 3D मोशन भी पढ़ना है, राइट। ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मैकेनिक्स के अंदर आता है, मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है, मैकेनिक्स के अनुरूप इसको पढ़ना है ना। मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट है। अब दिमाग में आएगा सर मैकेनिक्स क्या, तो मैं एक एक चीज के बारे में डील करूंगा। फिलहाल हम लोग जल्दी से रेडी हो जाते हैं और सर आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज आप लोग को एवरीथिंग मैं बताने वाला हूँ, एक एक चीज मैं समझाने वाला हूँ। और मोशन में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपसे छूट जाएगा ऐसा नहीं छूट सकता। यानी कि आप एक एक क्वेश्चंस को डील कर पाओगे, राइट, इस वीडियोस के देखने के बाद। तो अगर आपको लगता है कि मोशन में आपको कुछ ऐसा चीज जो समझ में नहीं आया अभी तक, आप पढ़े जो कि आप समझ में नहीं समझ पाए हैं, तो लगे रहिए, मेरे साथ बैठे रहिए और कॉपी पेन लेके बैठिए। कुछ ना कुछ तो बहुत ही यूनिक यहां से लेके जाइएगा, ये मेरा वादा है, राइट। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो इससे मैं डिलीट कर दूं, राइट। चलिए, तो हम क्या पढ़ेंगे आज। सबसे पहले मोशन पढ़ेंगे और एक फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसको मैकेनिक्स बोलते हैं, मैकेनिक्स बोला जाता है, राइट। मैकेनिक्स में ही मोशन आता है। यानी कहने का मतलब है कि द मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अ मोशनेबल ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा जो मोशन में हो उसके बारे में स्टडी करते हैं तो मैकेनिक्स में पढ़ा जाता है, राइट। मैकेनिक्स का और डेफिनेशंस लिखने का जरूरत नहीं है। आप डेफिनेशंस, अगर आपको ऐसा लगता है सर आप डेफिनेशन लिख दो बोर्ड पर, मैं उसे नोट डाउन करूंगा, तो सर बहुत ज़्यादा समय का कंजप्शंस होगा और हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसके लिए मैं एक बहुत ही वटर उपाय सोचा हूँ। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और वहाँ आपको मोशन का PDF आसानी से मिल जाएगा, राइट। आप जल्दी से मेरे YouTube चैनल में जाकर कमेंट करें सर प्लीज़ PDF। देन आफ्टर मैं आपको लिंक भेज दूंगा, वहाँ से आप आसानी से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो जल्दी से चलते हैं और पढ़ते हैं मैकेनिक्स क्या होता है। तो मैंने बोला कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें कोई भी मोशनेबल ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी किया जाता है। जैसे मान लेते हैं, जैसे मोशनेबल ऑब्जेक्ट क्या है, एक कार, ए रनिंग कार जो रनिंग कर रहा है, रनिंग बाइसिकल, ए रनिंग बॉय जो लड़का वो जो दौड़ रहा है, उस ये सब जो कि हैं वो मोशनेबल में है, मतलब ये दौड़ रहे हैं। इनके बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स को 3 ब्रांच में डिवाइड किया जाता है, मैकेनिक्स को 3 ब्रांच में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला जो ब्रांच है वो स्टैटिक्स है। क्या है? स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स है। और दूसरा ब्रांच है आपको स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स के बाद आपको जो ब्रांच है काइनेमेटिक और डायनेमिक है। क्या है? डायनेमिक है, या राइट, डायनेमिक, ठीक है, डायनेमिक्स। अब दिमाग में आपको आएगा कि सर ये क्या है, ये क्या है और ये कौन सा ब्रांच, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो 11th लेवल का है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा दे देता हूँ। आपको नहीं लगेगा कि मैं एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ये फील नहीं होना चाहिए, राइट। तो सर कूल डाउन रखो, बस आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। स्टैटिक्स में ये जो ब्रांच है इसमें हम स्टडी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्टडी अबाउट यानी डील्स विद कर सकते हैं अबाउट द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। हम रेस्ट में इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। काइनेमेटिक में मोशनेबल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, मोशन ऑब्जेक्ट OB
JECT ऑब्जेक्ट इन मोशन, इसके बारे में पढ़ा जाता है। बट सर सबसे बड़ी बात है कि काइनेमेटिक में आपको मोशनेबल ऑब्जेक्ट के बारे में साथ साथ आप इसके फैक्टर के बारे में पढ़ोगे कि किस फैक्टर के कारण ये मोशनेबल होता है। लेकिन इसका फैक्टर जो होता है वो नेचुरल होता है। क्या होता है? नेचुरल। जैसे फोर्स नेचर के द्वारा लगाया जाता है, इसमें आपको ह्यूमंस के द्वारा कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है जो लगाया जाता है। यानी कि इसका जो फैक्टर के बारे में काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं वो आपको नेचुरल फोर्स लगता है, यानी नेचर के द्वारा एक कॉजेज, तो कॉजेज और कॉजेज पढ़ते हैं, कॉजेज इसके, और इसमें भी कॉजेज ही पढ़ा जाता है, राइट। बट इसके फैक्टर नेचुरल होते हैं, इसके नेचुरल नहीं होते हैं, इसका अपना एक कॉज होता है। जैसे अब क्वेश्चन दिमाग में आप सर किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि डायनेमिक को और काइनेमेटिक को। तो काइनेमेटिक में कुछ ऐसे भी चीज होते हैं जो जैसे ग्रेविटी, खुद ब खुद कोई चीज अपना धरती पर गिरता है तो आपको काइनेमेटिक में आपको समझ में आएगा क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो नेचुरल फोर्स है। लेकिन अगर किसी चीज को धक्का देते हैं तो वो आगे जब बढ़ जाता है, उसमें मूवमेंट आ जाता है, उसको डायनेमिक में पढ़ना है, राइट। यानी कि क्यों बढ़ा, हम कैसे बढ़ाएं उसे, तो धक्का दिए तो बढ़ा, तो रीजंस को हम इसमें पढ़ते हैं। तो इसे हम डिलीट कर देते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, ये एडवांस में आएगा, तो मैं कुछ एडवांस बता देता हूं। अब आपको 9th क्लास वाले बच्चे, अगर आप 9th स्टैंडर्ड से हैं तो आप जल्दी से हमें कमेंट करें और बताएं कि आप किस स्टैंडर्ड से बिलोंग करते हैं और आपको मेरी वीडियोस कैसे लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अब हम लोग जिक्र करते हैं सबसे मेन कॉन्सेप्ट यानी मोशन पर बात करते हैं कि व्हाट इज मोशन। आपको दिमाग में आएगा कि मोशन है क्या, तो सोचने वाली बात है कि आप कैसे सोचोगे मोशन क्या होता है। मोशन यानी कहने का मतलब मूवमेंट होता है। क्या होता है? मूवमेंट होता है। यानी कहने का मतलब है कि आप फॉर एग्जांपल आप अपने चारों ओर देख लो ना, आप किसे कहोगे मोशन में। एक बच्चा, ऐसा बच्चा जो हम लोगों की अपेक्षा, हम लोग अगर सेटिंग है, बैठे हुए हैं, तो वो खेल रहा है, कूद रहा है, तो कह सकते हैं वो मोशन में है। एक रनिंग फैन हो सकता है, चलता हुआ पंखा हो सकता है, मोशन करेक्ट हो सकता है। यानी कि अब इस सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद हमें ये पता चलता है कि वैसा ऑब्जेक्ट जो हमारे रेस्टेबल ऑब्जेक्ट की अपेक्षा वो अपनी स्थिति में चेंजिंग लाए, यानी कि एन ऑब्जेक्ट हु चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कहने का मतलब है, मेन कॉन्सेप्ट समझना। सर आप मोशन को डिफाइन करना कोई बड़ी चीज नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि डेफिनेशंस को रट लेते हैं, उसे डिफाइन नहीं कर पाते। तो सर वैसा नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, मैं डेफिनेशंस आपको करना भी सिखा देता हूँ। जैसे अगर कोई पूछे कि मोशन क्या होता है, तो कह सकते हैं a body is said to in motion। हम एक बॉडी को मोशन में कह सकते हैं when it change, बदलता है, change when it change its speed, when they कर सकते हैं, when they change its speed with respect to another surrounding object। ध्यान दीजिएगा, समझने वाली कॉन्सेप्ट है कि what is said to be in motion when they change its speed, its position, sorry for that, मैं इसे पूरा कर देता हूँ, position है ना, position with respect to another surrounding object। यानी कि हम कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करते हैं तो हम एक रेस्टेबल ऑब्जेक्ट की अपेक्षा उसे कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कभी एक ऑब्जेक्ट ऐसा जो कि 10 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से वो चल रहा है, जैसे हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक कार ले लें, एक कार का जो रफ्तार है वो 10 किलोमीटर पर आवर है और एक कार जो है, सेकंड कार है, वो 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है। तो ऐसा नहीं कार ए हो जाएगा और कार ए बी हो सकता है। तो ये नहीं कर सकते हैं कि इसकी अपेक्षा मोशन में, इसकी अपेक्षा रेस्ट में, ये दोनों कंपेयर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों को दोनों मोशन में है। यानी कि कार को हम किसी एक खंभे से कर सकते हैं जो कि एक जगह स्टेबल है, किसी एक खंभे से कर सकते हैं जो कि एक जगह स्टेबल है। इसकी अपेक्षा ये दोनों के दोनों क्या है, मोशन है। यानी कि किसी मोशन को शो करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरी है कि हम किसी एक रेस्टेबल ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल लें, ठीक है। तो ये मोशन का ऑब्जेक्ट है, हाँ सॉरी मोशन का डेफिनेशन है। अब एग्जांपल के में अगर देखा जाए तो मोशन का बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल,
क्या हो सकता है एग्जाम्पल? सोचो, थिंक, यू एट फर्स्ट थिंक. फॉर एग्जाम्पल, अ रनिंग कार, अ रनिंग बाइक, अ रनिंग बॉय एंड playing game. Sorry, a boy who is playing game, and loads of example have provided and you are watch around yourself. आप अपने चारों बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हैं जो आपको रेस्ट और मोशन से मिलता है, राइट. अब हम लोग इसी के ठीक एग्जाम्पल यानी कि अब अपोजिट यानी रेस्ट की बात करते हैं कि कोई भी वस्तु रेस्ट में कब कहा जाता है, कब कहा जा सकता है. तो आइए रेस्ट की बात करते हैं. रेस्ट, जब कोई भी वस्तु, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट ए जो की है अपने पोजीशन में, क्या चीज में, पोजीशन में डज नॉट चेंज करे, डज नॉट चेंज लाए रिस्पेक्ट टू, क्या चीज का रिस्पेक्ट टू, रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, यानी दूसरे ऑब्जेक्ट की अपेक्षा में पोजीशन में चेंज नहीं लाए तो कह सकते हैं कि ये क्या है, रेस्ट में. क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसी चीज है जो कि रेस्ट में है, जैसे बड़ा सा टीवी, पोल, हाउस, and lots of many objects have available in my environment, in our environment we have in rest. That next, now next concept. तो अब लोग हम लोग अच्छे तरीके से वेरी ब्रीफली हम लोग समझ गए कि रेस्ट और मोशन क्या होता है, और दोनों में मैंने अंतर भी आपको बता दिया, दोनों का एग्जाम्पल भी बता दिया. अब जल्दी से हम लोग मेन कॉन्सेप्ट जो पढ़ते हैं, वो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो मोशन का है वो है आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे. डिस्टेंस हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट दोनों इकट्ठे चलेंगे. डिस्प्लेसमेंट, चलिए तो देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट. सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट में आता हो, दिमाग में आता होगा सर कि डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस. तो डिस्टेंस कह सकते हैं कि कोई भी अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि किसी पाथ पर चल रहा है, किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन उसके पास नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में अगर वो जा रहा है, अगर वो पाथ को कवर कर रहा है तो कह सकते हैं कि वो क्या, डिस्टेंस को कवर कर रहा है. यानी कह सकते हैं कि ए से बी अगर ये रास्ता है, इस तरीके से जाने का रास्ता है, बी पॉइंट तक जाने का है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसका पूरा एक्चुअल पाथ मान लेते हैं कि 50 किलोमीटर, राइट. अगर कोई एक ऑब्जेक्ट जो कि है वो यहाँ से यहाँ की ओर ट्रेवल करते हुए यहाँ तक जाता है, तो ध्यान से देखने वाली बात है कि कई तरह के डिस्टेंस, ए भी एक डायरेक्शन है, ध्यान दीजिएगा, ए भी एक डायरेक्शन है, यहाँ भी डायरेक्शन है, यहाँ भी डायरेक्शन है, बहुत सारे डायरेक्शन ये चेंज करते हुए जाता है. तो बहुत सारे डायरेक्शन को चेंज करता है. यानी कहने का मतलब है कि अगर डिस्टेंस का आप डिफाइन करोगे तो कह सकते हो कि मूवेबल ऑब्जेक्ट या object which have in motion covered COVERD covered the longest path in any direction. ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात है कि A to B is the longest path covered the longest path from A to B. यहाँ तक कह सकते हैं ना कि the longest path covered A to B in any direction. कोई भी डायरेक्शंस में अगर ये कवर्ड करता है सबसे बड़े वाले पाथ को, तो कहते हैं कि सर क्या है, डिस्टेंस. ध्यान देने वाली बात है, यानी कि डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं होता है, किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकता है. ठीक है. अब मेन चीज है कि डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं. ठीक, इसी कॉन्सेप्ट में डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा, जल्दी से हम लोग सीख लेते हैं. तो सोचने वाली बात है कि अगर डिस्प्लेसमेंट में कोई जाना चाहे तो सर यहाँ से डायरेक्ट वो यहाँ और यहाँ से होते हुए यहाँ पहुंचेगा, तो इस पॉइंट को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. यानी कहने का मेन फॉर्मूला हुआ, थोड़ा सा सोचो सर, सोचने वाली पॉइंट है कि मान लेते हैं कि एक ओरिजिन पॉइंट यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, कभी भी डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए रिफरेंस पॉइंट लेना बहुत जरूरी है. हमारा रिफरेंस पॉइंट इसे बोलते हैं, रिफरेंस पॉइंट, या कह सकते हैं ओरिजिन पॉइंट है. यहाँ से ए पॉइंट है, यहाँ से बी की ओर आता है कोई ऑब्जेक्ट और यहाँ सी तक जाता है. तो यहाँ से मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर यहाँ गया और यहाँ से 10 किलोमीटर गया. ठीक है, यहाँ से 5, यहाँ से 12 किलोमीटर गया. राइट, ध्यान देने वाली बात सबसे यूनिक है. अब इसका कोई पूछे कि सर डिस्टेंस कितना होगा, तो क्या बताओगे? डिस्टेंस जो होगा
वो सर ए बी और प्लस में बी सी के बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा, यानी टोटल हमारा डिस्टेंस जो आएगा वो 5 किलोमीटर प्लस 12 किलोमीटर होगा, राइट। को इसमें सोचने वाले नहीं, 17 किलोमीटर हमारा जो डिस्टेंस होगा वो 17 किलोमीटर होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी रेफरेंस पॉइंट में अगर कहा जाए कि इस रेफरेंस पॉइंट के साथ अगर आपको कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाओ, तो क्या होने वाला है, वो बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ से आपको डायरेक्ट यहाँ की ओर जाना पड़ेगा, ठीक है। और सर आप इसे राइट एंगल ट्रायंगल अगर मान लो तो सर इससे हाइपोटेनस मान सकते हो, क्या है, हाइपोटेनस मान सकते हो। हाइपोटेनस अगर ये होगा तो ये परपेंडिकुलर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं और इसे बेस मान लेते हैं, तो सर हाइपोटेनस को h से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को p से और b से। आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है, पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है, जिसमें आपको बताया गया था कि सर h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर p का मान कितना 12 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर 144 प्लस 25, राइट। h स्क्वायर बराबर 169, h का मान रूट में 169 का मान 13 सेंटीमीटर होगा, यानी कि हमारा ये जो आया वो 13 सेंटीमीटर है, हाइपोटेनस कितना है 13। तो सर इसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, वो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या आएगा, 13 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है ये सबसे अगर डिफाइन करना है डिस्प्लेसमेंट को तो आप आराम से बेहद ही इजी वे से कर सकते हो। द शॉर्टेस्ट distance between the shortest distance between A to B, yeah, the shortest path between A to C is called displacement। या कह सकते हैं कि दो पॉइंट का सबसे छोटी दूरी को यानी सबसे स्मॉलेस्ट दूरी को ही डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। इट्स क्लियर, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा डेफिनेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या मैं बढ़ जाऊं या राइट, चलिए तो मैं बढ़ जाता हूं, ओके। अब मेन कॉन्सेप्ट है कि अब कोई अगर पूछ दे कि सर कुछ ऐसी चीजें जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मिलेगी आपको, यानी कि डिफरेंस की मैं बात कर देता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस की बात मैं करता हूँ, सबसे यूनिक बात, व्हाट इज द अंतर, दोनों में अंतर क्या है, दोनों लंबा है, नाटा है, मोटा है, छोटा है, लंबा है, क्या है वो देखिए। तो ऐसा कुछ अंतर नहीं है, कुछ खास है जो कि आपको देखने को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट में मिलेगी, ठीक है। इसको हम ऐसे कर देते हैं, हाँ राइट। तो चलते हैं डिस्टेंस की ओर, ठीक है। ए इट इज द वेक्टर, इट इज द स्केलर क्वांटिटी, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान दीजिएगा। अब क्वांटिटी अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो उनको ध्यान बता दूं कि फिजिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स के जितने भी आपको मैग्नीट्यूड और यूनिट है उनको मिलाकर क्वांटिटी बनाया गया है, उसी को क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मास, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसमें आता है, राइट। इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इट्स सॉरी फॉर दैट, वेक्टर क्वांटिटी नॉट। अब कॉन्सेप्ट में आता है कि डिस्टेंस जो कि ये स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट जो कि वेक्टर है। अब दिमाग में आने के आपको थोड़ा सा दिमाग में कॉन्सेप्ट आएगा कि वो सर वेक्टर कहने का मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा, वेक्टर क्या है, व्हाट इज वेक्टर, राइट। वेक्टर कहने का मतलब है कि इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, राइट। इसके पास मैग्नीट्यूड तो है ही, डायरेक्शन भी लिए हुए हैं, हाँ दोनों सोचो, है ना। और इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड। अब कुछ ऐसे बच्चे जिन्हें मैग्नीट्यूड भी मालूम नहीं होगा कि सर मैग्नीट्यूड क्या कहने का मतलब क्या हुआ। तो जैसे हम लोग कभी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट को कंबाइन किया जाता है, क्योंकि उसके बिना हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो जैसे आप लिखो, फिजिक्स में लिखो, जैसे आप लिखते होगे ना 15 kg, ये फिजिक्स का इसी को कहते, पूरे को कहते हैं क्वांटिटी, क्या कहते हैं, क्वांटिटी बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल, पूरी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। और आगे वाले जो आपको दिख रहा है ना, ए जो दिख रहा है वो आपको मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और ए जो की है वो यूनिट है, क्या है, यूनिट है, राइट।
तो ये मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होता है, तो पूरा एक फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और इस क्वांटिटी को दो तरीके से डिवाइड किया गया, एक स्केलर एक वेक्टर, ठीक है। वेक्टर में क्या होता है ना, मैग्नीट्यूड एवलन और वेल एज वेल डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी कहने का मतलब है कि किसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जा रहा है। जब उसी समय मैंने बताया था ना कि डिस्प्लेसमेंट एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। मान लो कि एक बहुत बड़ा जानवर खुल गया, भाग रहा है, तो वो सीधा जाता है, वो चाहे कोई भी है उसको तोड़ फोड़ के जाता है, यानी उस कहने का मतलब वो डिस्प्लेसमेंट के साथ जाता है, वो डिस्टेंस के साथ नहीं जाता है ना। तो ये पहला एग्जांपल हुआ, मैंने बहुत सारी चीजें समझा दी आपको। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके पास वाली मैग्नीट्यूड है इसकी, और ना नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में हम लोग डेरिवेशंस मारते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्टेंस नेवर भी जीरो, ए नेवर भी जीरो हो सकता है। क्या हो सकता है? नेवर भी जीरो, कभी भी डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। सर आप चलोगे तो जीरो पॉसिबल नहीं है, कुछ तो प्लस। और ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे तो पॉजिटिव ही शो करेगा। और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, नेवर भी जीरो, इससे पॉजिटिव लेना कोई बड़ी बात नहीं डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरा, इट विल बी जीरो, ये हो सकता है, इट बी जीरो, ये जीरो लिख सकते हैं, इट बी जीरो, ये हो सकता है, इट कैन बी जीरो, सॉरी कैन बी जीरो। अब उस बोलोगे सर कैसे, हमें बिलीव नहीं हो रहा, बताओ। तो सर मान लो कि एक ऑब्जेक्ट जो कि है यहाँ से यहाँ तक गोल गोल जाता है, राइट, इस ऑब्जेक्ट पर आता है यहाँ तक, यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट भी ले लेते हैं, दोनों है, यानी घूम घाम के यहाँ है। तो आप, मैंने बोला ना कि ए और बी का सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट क्या है, एकदम सेम है। तो मान लो कि ए माइनस अगर बी घटाया जाए तो सर उसका तो मान जीरो होगा ना, क्योंकि एक ही पॉइंट है। और अगर चल के कोई इंसान यहाँ से यहाँ तक आता है तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर ये पूरे कवर करेगा तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा 2πr, क्या होगा 2πr होगा, राइट। इसका डिस्टेंस 2πr होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है दो पॉइंट्स का सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट बिंदु को कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, बहुत सारी चीजें थी जो हम डिफाइन कर दिए हैं। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। और भी चीजें हैं जो कि आपको बुक्स में मिल जाएगा, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और आप बोर्ड फील करोगे। क्या बोर्ड फील कर रहे हैं? नहीं, थैंक्स। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप जिक्र करेंगे, अब हम लोग जल्दी से स्पीड के बारे में जिक्र करने वाले कि क्या होता है स्पीड, और लगे वेलोसिटी, लगे हम वेलोसिटी भी कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं स्पीड का। अब दौड़ने वाली बात आई, जल्दी से दौड़ने के लिए रेडी हो जाओ। अब स्पीड क्या होता है? सबसे बड़ी बात है कि स्पीड वेराइज करता है आपको डिस्टेंस पर, और वेलोसिटी वेराइज करता है आपको डिस्प्लेसमेंट पर। ये सबसे मेन खासियत है। अब हम इसको डिफाइन जो करेंगे ना, वो ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, मैं अब इसको डिफाइन कर देता हूँ फॉर्मूला वाइज। जैसे आपको स्पीड का फॉर्मूला याद होगा, क्या हम लोग बोलते हैं स्पीड का फॉर्मूला? जल्दी से आप कमेंट कर दो। सर डिस्टेंस बटे टाइम बोलते हैं ना, डिस्टेंस बटे टाइम बोलते हैं, या राइट। और वेलोसिटी बराबर फॉर्मूला जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बराबर बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम बोलते हैं, राइट। या सर वेरी झक्कास। अब हम सीखने वाले, इसको अगर हम यूनिट में लिखें तो स्पीड को अगर हम डिनोट करें वी से, वी तो वेक्टर नहीं लगा सकते, वी अगर यहाँ स्पीड है, ध्यान दीजिएगा, आप वेलोसिटी ना समझ जाए, यहाँ स्पीड है, ये थोड़ा सा टेढ़ा भी है, तो एस बटे टी होगा, ये आपका डिस्टेंस है, ये टाइम तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक। अगर यहाँ अगर भी वेक्टर लगेगा तो एस वेक्टर बटा में टी, राइट। यही अंतर है दोनों में कि यहाँ वेक्टर लगा सकते हैं। अब ये बोली सर ये कहाँ से लगा दिए तीर का निशान, मुझे नहीं आता समझ में। तो सर जिसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स होता है ना, उसमें तीर का निशान दे सकते हैं। इट इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर। आपको 9th क्लास के वीडियो देखना पड़ेगा अगर इसे समझना है, तो मैं इसे जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। वेक्टर जो कि डायरेक्शन शो करता है, किस डायरेक्शन में हम इसे पार्टिकुलर माप सकते हैं, ठीक है। चलिए तो जल्दी से डिफाइन करते हैं। तो हमारे तो अब सबसे पहले कोई स्पीड का डेफिनेशन पूछे आपसे तो क्या बोलेगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड, राइट। तो द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड। टाइम और स्पीड के डिस्टेंस और
टाइम के रेशियो को हम कह सकते हैं कि वो स्पीड है, यानी डिस्टेंस। वापस वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना कि अगर ए ऑब्जेक्ट जो कि है अगर मूव कर रहा है एनी डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं, ध्यान दीजिएगा, एनी डायरेक्शन में, अगर वो यूनिट डायरेक्शन में स्पेसिफिक डिस्टेंस तय करता है तो वही स्पेसिफिक डिस्टेंस और के रेशियो को ही कहा जा सकता है स्पीड। कैसे? मान लो कि 5 आवर में अगर 50 किलोमीटर कोई दूरी डिस्टेंस कवर करता है, कितना करता है? 5 आवर में 50 किलोमीटर करता है, तो इसका जो स्पीड निकालेंगे हम, यानी स्पीड जो इसका होगा वो 50/5 होगा। इसको काट के कहोगे सर ये ना 10 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। कहाँ से आया? हम इसे फिर से आपको डिफाइन करके दिखा दें। बड़ा यूनिक है सर, आप समझ जाना कैसे छोटी छोटी चीज पर ध्यान देने की वाली बात है कि स्पीड बराबर फॉर्मूला मैंने लिखा डिस्टेंस बटे टाइम। 50 किलोमीटर का डिस्टेंस को अगर 5 घंटे में 5 आवर में कोई तय कर रहा है तो मैग्नीट्यूड को काट दो तो ऊपर में आपको 10 आया। तो आपको ऊपर में क्या है ना, 10 किलोमीटर तो नहीं कटा है ना, आवर तो ऊपर जाएगा ना। कोई भी चीज जब ऊपर जाता है तो नेगेटिव आता है, इसी को तो कहते हैं 10 किलोमीटर पर आवर। ऐसे भी लिख सकते हो अगर ये नहीं लिखना चाहते हो तो इसका एसआई यूनिट अभी भी कन्वर्ट हो गया ना, इसका एसआई यूनिट क्या आया? एसआई यूनिट आया किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, मीटर पर मिनट, वो भी हो सकता है, कोई नहीं है ना, डिफाइन कर सकते हो मीटर पर मिनट। तो बहुत सारे इसका यूनिट हो सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग मेन कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं, वो क्या है? स्पीड बराबर। ठीक है, तो स्पीड, अब ध्यान देने वाली बात है कि इसका, अब सर आपने रेशियो को बात किया था तो यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा रेशियो कहाँ है। देखो रेशियो है कहीं पर तो कहीं रेशियो नहीं, 50/5 है ना, ऊपर में 10 रेशियो 1, यानी कि 10:1 के रेशियो में ये कर रहा है। 10 किलोमीटर है 1 आवर, 20 किलोमीटर 2 आवर, 30 किलोमीटर 3 आवर। तो कहने का मतलब इसका रेशियो 10:1 का रेशियो है, इसी रेशियो को हम स्पीड कहते हैं। क्लियर हो गया आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इसमें डायरेक्शन फिक्स्ड है। जैसे मान लो कि 50 किलोमीटर इन ईस्ट अगर लगा दिया जाए तो सर आपका ना वेलोसिटी हो जाता है। ये इसीलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना और बोलते हैं सर हमें आता नहीं है वेलोसिटी, हिंदी में वेग बोलते हैं। हिंदी वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दें, किलोमीटर पर आवर, सॉरी आवर है, आवर इन ईस्ट। एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना कि अगर कहीं पर लिखा हुआ रहे कि 10 किलोमीटर आवर इन ईस्ट तो समझना कि वो वेलोसिटी है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, अलग नहीं है। अगर डिस्टेंस और टाइमिंग सेम हो तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि एक में आपको डायरेक्शन होगा, एक में डायरेक्शन नहीं होगा। तो आज के लिए बहुत इतना ही। बहुत सारे मैंने कॉन्सेप्ट इसी वीडियोस में मैंने अपलोड कर दिए, वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है। तो मैं इस वीडियोस को एंड कर रहा हूँ और सर नेक्स्ट वीडियोस के लिए जल्दी से नीचे के लिंक पर जल्दी से क्लिक कर लें, क्योंकि मैं नीचे लिंक में आपको अगला वीडियोस का डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ, आप जल्दी से लिखो। और इसे सर आपको कहना ना पड़े कि इसे लाइक करो, कमेंट करो। आपको लगता है कि मैं अच्छा बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, तो आप अपने प्यारे से मित्रों के सबको भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आपके ही साथ पढ़ लें। तो थैंक फॉर वॉचिंग। इस एंड तक वीडियो तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, एंड थैंक्स एंड गुड लक फॉर यू।